हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे क्लास 8 की ज्योग्राफी और उसमें हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 जिसका टाइटल है मिनरल्स। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। कल आपने मिनरल्स का वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूशन देखा था। आज हम पढ़ेंगे इंडिया में मिनरल्स का कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया। देखो, सबसे पहले तो जैसे वर्ल्ड में अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन था वैसे ही यहाँ पे भी इंडिया में भी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पे भी अलग अलग जगह पे अलग अलग स्टेट में कहीं कोई से स्टेट में ज़्यादा टाइप के मिनरल्स हैं, कोई स्टेट में बिल्कुल भी मिनरल्स नहीं है। जैसे नॉर्दर्न प्लेन्स हार्डली हैव मिनरल्स रिसोर्सेज वेयर एज द छोटा नागपुर प्लेटू एंड इट्स सराउंडिंग एरियाज हैव द वास्ट रिजर्व्स ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। देखो, जो नॉर्दर्न प्लेन्स इसका मतलब है जो अपना पंजाब और यूपी बिहार वो वाला रीजन जहाँ पे, हाँ, जहाँ पे गंगा बहती है उसके आसपास का रीजन उसको बोलते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स। तो यहाँ पे बहुत मतलब बहुत कम मिनरल्स आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन जो छोटा नागपुर प्लेटू है, कहाँ पे है छोटा नागपुर प्लेटू? जैसे इस तरह से ये अपना इंडिया, ये अपना इंडिया है ऐसे। ओके, तो इसमें छोटा नागपुर प्लेटू आपको देखो ये यहाँ पे, ये बीच में से मतलब झारखंड रीजन में और उड़ीसा रीजन में, इन दोनों के बीच में एक ऐसी हाईलैंड है, ऊपर उठा हुआ एक पार्ट है जिसको बोलते हैं छोटा नागपुर प्लेटू। ओके, तो यहाँ पे आपको कोल और आयरन के डिपॉजिट्स अच्छी खासी मात्रा में देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा कौन सी बात है, नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स में देखो ये वाला रीजन, ये ऊपर वाला जहाँ से गंगा फ्लो करती है इसको बोलते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स। ओके, तो ये था मैप। आप ऐसे रफ मैप बनाया करो इंडिया का या फिर कोई भी कंट्री का, जहाँ पे आपको पता हो जिस स्टेट का, तो उसका थोड़ा बहुत मैप आप रफली बनाना सीखो। इंडिया, देखो इन इंडिया आयरन और इज फाउंड एंड माइंड इन 9 स्टेट्स। तो ये अपने इंडिया में टोटल 9 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे आयरन और की माइनिंग की जाती है। अपने यहाँ पे आयरन और लगभग मतलब आप देखोगे तो ऊपर उड़ीसा रीजन में, जो छत्तीसगढ़ झारखंड वो वाला रीजन है, वेस्ट बंगाल वाला रीजन है, वहाँ से ये निकलना स्टार्ट होता है। फिर बाद में जैसे जैसे ये आपका जो ईस्टर्न घाट है उसके साइड में जो स्टेट है उसमें, वेस्टर्न घाट उसके स्टेट है उसमें अपना राजस्थान का भी थोड़ा सा पार्ट उसमें आ जाता है। तो वहाँ पे ये आयरन ओर है, ये बहुत अच्छी खासी मात्रा में निकाला जाता है। लेकिन जैसे मैंने बताया था कि अपने यहाँ पे लो क्वालिटी का आयरन निकाला जाता है, तो अपन क्या करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं बाहर देश से आयरन। ओके, चलो अब कुछ यहाँ पे मिनरल्स हैं और उनके कुछ स्टेट्स हैं जिससे कि आपको रफ आइडिया हो जाएगी कौन से स्टेट में कौन सा आयरन, सॉरी कौन सा मिनरल जो है वो ज़्यादा निकाला जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं आयरन। जैसे मैंने आपको बताया कि ये कहाँ पे, बिहार, वेस्ट बंगाल, ओडिशा रीजन से स्टार्ट होता है। फिर जैसे जैसे अपन नीचे आते हैं तो कौन सा आएगा, देखो उसके बाद में आएगा आपका आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गोवा, झारखंड, एमपी, तमिलनाडु। तो ये वो रीजन है जहाँ पे आपका आयरन जो है वो निकाला जाता है। इसमें छोटा सा एरिया अपना राजस्थान का भी आता है। ओके, लेकिन वो वहाँ पे माइनर प्रोडक्शन होता है इसलिए नाम यहाँ पे नहीं दिया गया। इसके अलावा देखो कॉपर, कॉपर का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन अपने राजस्थान में ही होता है। तो राजस्थान है, एमपी है, ये दो ऐसे स्टेट है जो कि 50% से ज़्यादा कॉपर का प्रोडक्शन करते हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़, इन रीजन में भी आपको कॉपर की माइनिंग देखने को मिलती है। गोल्ड, गोल्ड का जो आपने नाम सुना होगा, एक मूवी आई थी केजीएफ। केजीएफ मूवी देखी है आपने? केजीएफ, बोला यस सर, यस सर। ओके, तो केजीएफ बेटा गोल्ड के ऊपर ही थी। केजीएफ का मतलब क्या होता है? केजीएफ का फुल फॉर्म, केजीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? केजीएफ का फुल फॉर्म होता है कोलार गोल्ड फिक्शन फील्ड, फील्ड, कोलार गोल्ड फील्ड। मतलब कोलार एक जगह है जहाँ पे वो माइनिंग की जाती है, वहां से गोल्ड निकाला जाता है, तो उसको बोलते हैं कोलार गोल्ड फील्ड। ये कहाँ पे आता है? ये आता है कर्नाटका में। तो कर्नाटका में गोल्ड निकलता है, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में। ये 3 ऐसे स्टेट है जहाँ पे गोल्ड निकाला जाता है। एल्यूमिनियम कहाँ से? एमपी, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और कर्नाटका। ये रीजन ऐसे हैं जहाँ से एल्यूमिनियम निकाला जाता है। एल्यूमिनियम डायरेक्ट नहीं निकलता, बॉक्साइट निकलता है, फिर बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनता है। उसके बाद में मैग्नीशियम, ये देखो एल्यूमिनियम जो बॉक्साइट आता है उसी के साथ में मैग्नीशियम निकलता है। तो एमपी, ओडिशा, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, गुजरात, इन रीजन में मैग्नीशियम निकलता है। मैग्नीज है ये। इसके अलावा माइका, माइका देखो बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु और राजस्थान में माइका का प्रोडक्शन किया जाता है। मार्बल आपने सुना होगा, अपने यहाँ पे तो मार्बल बहुत निकलता है। तो
राजस्थान है मेजर प्रोडक्शन में, और एमपी है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, यूपी, गुजरात और महाराष्ट्र। ये रीजन भी ऐसे हैं जहाँ से आपको जो मार्बल है उसका प्रोडक्शन देखने को मिलता है। इसके बाद में देखो आपके पास में कुछ मैप बेस्ड एक्सरसाइज है जो कि आपको फॉलो करनी है, तो उनको मैं थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। उससे पहले आप ये देख लो कि जो इंडिया में जो रिसोर्सेज हैं उनके बारे में, कि मेजर रिसोर्सेज कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ पे ये निकलते हैं, क्या क्या इनकी कुछ विशेषताएं हैं। तो सबसे पहला इसमें देखते हैं कोल। देखो कोल जो है वो अपने इंडिया में लगभग मतलब मीडियम टाइप का कोल निकलता है, मीडियम क्वालिटी का कोल निकलता है, जो कि आपका ये झारखंड, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल इन रीजन में निकलता है, छोटा नागपुर प्लेटू के आसपास में लगभग। देखो यहाँ पे ये है कि 70 to 80% जो कोल का जो डिपोजिशन है, मतलब स्टोर, वो आपका दामोदर वैली जो रीजन है जहाँ से दामोदर रिवर फ्लो करती है उसके आसपास में है। अब देखो दामोदर रिवर कहाँ फ्लो करती है उसको भी आप देख लो एक बार। इस तरह से अपना इंडिया, ओके, ये अपना इस तरह से इंडिया। अब देखो दामोदर वैली जो है आपके ये निकलती है, सर यूपी के पास में से भी आती है। यूपी के पास में नहीं आती बेटा, ये लगभग छत्तीसगढ़ के आसपास से निकलती है, और ओडिशा और इधर ओडिशा से बहती हुई ये आ जाती है इसमें क्या बोलते हैं बे ऑफ बंगाल में। तो लगभग ये छत्तीसगढ़, ओडिशा और वेस्ट बंगाल ये इसका कैचमेंट एरिया है जहाँ से पानी रहती है, और ये यहाँ से ऐसे आती है। तो इसका ये जो दामोदर वैली का जो जहाँ जहाँ से फ्लो करती है, तो वो जो उसको बोलते हैं दामोदर वैली, जहाँ से दामोदर रिवर फ्लो करती है। तो उस रीजन में लगभग 70 से 80% जो कोल का डिपोजिशन है, मतलब स्टोर है, वो इसी रीजन में मतलब निकाला जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। और यहाँ से ही लगभग जो आपका कोल है वो निकाला जाता है, और इसी के आसपास में आपके आयरन जो इंडस्ट्री है उसको लगाया गया है, क्योंकि आयरन और कोल दोनों एक साथ एक जगह पे होते हैं, तभी आयरन का प्रोडक्शन अच्छे से किया जा सकता है, नहीं तो वो उसका माइनिंग जो है वो महंगा पड़ता है। देखो इसीलिए क्या है कि ये जो कोल है इसको अपन बोलते हैं बिहार बंगाल बेल्ट। बिहार बंगाल बेल्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल और नीचे छत्तीसगढ़, ये पूरा एक ऐसे ट्राइंगल जैसा कुछ बनाता है, तो इसको बोलते हैं बिहार बंगाल कोल बेल्ट। ओके, इसमें से कोल का माइनिंग किया जाता है। द वेल नोन कोल माइनिंग सेंटर्स इन दिस बेल्ट इज आर, देखो रानीगंज जो कि वेस्ट बंगाल में है, झरिया, बोकारो, गिरिध और करणपुरा ये बिहार में है। ठीक है, तो ये कुछ जगह के नाम है, एक तरह से छोटी सिटी के नाम है जहाँ से आपके ये कोल की माइनिंग की जाती है। तो ये नाम याद रखना, पूछ सकता है कि झरिया कहाँ पे है, झरिया जो कोल माइन है कहाँ पे है, तो आप क्या बताओगे? बिहार में है। ओके, बोकारो, देखो ये जो है ना इसके हिसाब से, जैसे कि बोकारो है, ये बोकारो बिहार में नहीं है, बोकारो आई थिंक आपका झारखंड में आता है। ठीक है, तो इनके नाम जो है एक बार गूगल करके चेक कर लेना अभी वर्तमान में क्या स्थिति है इनकी, क्योंकि ये इसमें जो है ये जो डेटा है वो पुराना डेटा हो सकता है। रानीगंज आपका वेस्ट बंगाल में है, लेकिन ये जो बोकारो है ये मेरे हिसाब से झारखंड में है। ओके, तो फिर भी आप एक बार चेक कर लेना इन नामों को। द अदर वैलीज एसोसिएटेड विद द कोल आर गोदावरी, वर्धा, महानंदी और सोन। ये रिवर्स के नाम है, तो जहाँ जहाँ से ये रिवर्स फ्लो करती है उन रिवर्स के एक तरह से जमीन के नीचे, उस रिवर के जमीन के नीचे उसके आसपास में कोल की माइनिंग एक तरह से हो सकती है, और वहाँ पे अच्छा खासा कोल का डिपोजिशन है। द इम्पोर्टेंट कोल माइनिंग सेंटर्स आर सिंगरौली, कोरबा इन द महाराष्ट्र, तलचर इन ओडिशा। तो ये जो है ना सिंगरौली, कोरबा, सॉरी एमपी, तो ये जो है एमपी में सिंगरौली और कोरबा, और तलचर जो है ये उड़ीसा में आपका सेंटर पड़ता है। ठीक है, इसके बाद में देखो महाराष्ट्र में एक रीजन है उसको बोलते हैं चंदा, तो चंदा रीजन महाराष्ट्र में, और सिंगारेनी ये है आंध्र प्रदेश में। ये दो सेंटर ऐसे हैं जहां से कोल माइनिंग की जाती है। तो आपने देखा कि लगभग जिस स्टेट का नाम आया था लिस्ट में, उस स्टेट की मेजर जो कोल माइनिंग की जो एक तरह से सेंटर है उनका यहाँ पे डिटेल में आपको बताया गया। आपको थोड़ा सा मैप में एक काम किया करो, मैप में इनको, खाली जो मैप होता है ना ब्लैंक मैप, उसमें आप इनको सेंटर को लोकेट किया करो, जिससे आपको एक अंदाजा रहे। जैसे आंध्र प्रदेश का जो स्टेट है वहाँ पे आपने लगा दिया कि सिंगारेनी जो है वो आंध्र प्रदेश में, तो आपको याद रहेगा कि हाँ यहाँ पे ये इसका लोकेशन है। चीज़ें जितना आप विजुअलाइज करोगे ना अपने माइंड में, उतना ही आपको चीज़ें याद होगी। ऐसे अगर नाम याद करने बैठोगे तो वो नाम आपको याद नहीं होंगे। इसके अलावा आता है मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल मतलब पेट्रोलियम। मोस्ट ऑफ द इंडियाज पेट्रोलियम कम्स फ्रॉम द अपर आसाम रीजन। आसाम रीजन में आता है। आसाम में एक जगह का नाम है डिगबोई, तो वहाँ से निकाला जाता है। केम्बे और
गुजरात बेसिन, कैम्बे, और गुजरात बेसिन ये जो आपका बे ऑफ कैम्बे और गुजरात में आता है। ये गुजरात में देखो ऐसे दो तरह के सींग निकले हुए हैं, एक तो ऐसे ऊपर की साइड में और फिर एक छोटा सा नीचे की साइड में। तो जो बीच में जो आता है ना नीचे वाला, उसको बोलते हैं बे ऑफ कैम्बे। ओके, यस सर, मैप में आता है ना। हाँ हाँ, मैप में जो बीच में है ना उसको बोलते हैं बे ऑफ कैम्बे। अब तो ये आपने मैप में देखा होगा, तो ये बीच में जो पार्ट आता है उसको बोलते हैं बे ऑफ कैम्बे, और यहाँ पे आपका ये जो पेट्रोलियम है निकाला जाता है। इसके अलावा आसाम में है जिसको डिगबोई बोलते हैं। देखो यहाँ पे सब चीजें हैं। टिल इंडिपेंडेंस डिगबोई इन आसाम वाज द ओनली ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन। जब तक इंडिया को आज़ादी मिली थी तब तक आसाम का जो डिगबोई है वहाँ पे पेट्रोलियम निकाला जाता था, इसके अलावा कहीं पर नहीं निकाला जाता था। आज़ादी मिली उसके बाद में इंडिया में ऑयल की एक तरह से मांग हुई, डिमांड हुई, तो उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए अलग अलग जगह पे सर्वे किए गए, और सर्वे में फिर बाद में अलग अलग जगह पता लगी। मैं भी आपको बताता हूँ कौन कौन सी जगह, ठीक है। इन आसाम बिसाइड्स डिगबोई, नाहर काठिया, मोरन आर इम्पोर्टेंट ऑयल माइन सेंटर, ये भी आसाम में ही है। ओके, गुजरात में है एक अंकलेश्वर एक जगह है, तो वहाँ पे भी आपका ऑयल का प्रोडक्शन किया जाता है। काकोल, ढोकला, महसाना, ये भी ऑयल फील्ड हैं जहाँ से ऑयल निकाला जाता है, ये सारे गुजरात में आते हैं। इन 1973 ऑयल वॉज डिस्कवर्ड इन द अरेबियन सी एट बॉम्बे हाई। ये जो नाम आया बॉम्बे हाई, अभी इंडिया में सबसे ज्यादा अगर ऑयल प्रोडक्शन होता है तो वो होता है बॉम्बे हाई में। बॉम्बे हाई कहाँ पे है? महाराष्ट्र के एक तरह से कोस्टल रीजन में है, जो आपका अरेबियन सी, जो इंडियन ओशन का अरेबियन सी मिलता है ना, तो उसी ओशन के अंदर थोड़ा सा ओशन में जाके, और फिर बाद में ये बॉम्बे हाई ऑयल रिफाइनरी है, तो वहाँ से आपका ऑयल जो है वो निकाला जाता है। और यहाँ से स्टार्ट किया था 1976 से, और तब से लेके अब तक वहाँ से अच्छा खासा ऑयल निकाला जाता है। अपने इंडिया में मैक्सिमम अगर कोई ऑयल निकलता है तो वो होता है नहीं बॉम्बे हाई से। इट इज द रिचेस्ट ऑयल फील्ड इन इंडिया। क्या सर फिर ये 1973 में तो इसको डिस्कवर्ड हुआ था ये ऑयल यहाँ पे, है ना, ये हाँ। बॉम्बे हाई में। उसके बाद ये 1976 क्या है, कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था। मतलब हाँ, यहाँ पे जब देखो कोई चीज़ खोजी जाती है तो फिर बाद में वहाँ पे मशीनरी लगाई जाएगी, बड़े बड़े वहाँ पे प्रोजेक्ट के लिए, रहने के लिए चीज़ें बनाई जाएगी, तो वो सारी चीज़ें बनाने में टाइम लग गया, और 1973 से यहाँ से प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। आपने देखा होगा अपने राजस्थान में बाड़मेर सांसौर जो रीजन है, बाड़मेर और सांसौर जो एक तरह से जैसलमेर का रीजन आता है, उसमें भी अपने ऑयल प्रोडक्शन किया जाता है। तो वहाँ पे जो एक तरह से ऑयल जो खोजा गया था, वो खोजा गया था अप्रोक्सीमेट 2009 के आसपास। तो 2009 और 10 के आसपास जब खोजा गया तो तब से वहाँ पे प्रोडक्शन नहीं है, लेकिन प्रोडक्शन का भी स्टार्ट हुआ 2000 अभी 18-19 में इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है। तो काफ़ी टाइम लग जाता है रिफाइनरी को सेटअप करने में, इसीलिए। ऑयल डिपॉजिट्स हैव आल्सो बीन फाउंड इन द डेल्टिक कोस्ट ऑफ कृष्णा, कावेरी, गोदावरी एंड मांडवारी। तो ये जो रीजन है ये कुछ आपके रिवर्स के नाम है जो कि ओशन में जाके मिलती है। तो जहाँ पे ये ओशन में मिलती है ना, उस रीजन में आपका जो कोल का प्रोडक्शन एक तरह से हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो वहाँ पे भी अभी चीजें सर्च की जा रही है। ओके, तो ये कुछ रिवर्स के नाम, आपका काम ये है कि इन रिवर्स का आपको देखना है कि डेल्टा कहाँ बनाती है, कहाँ मिलती है, तो वो रीजन कौन से स्टेट में आता है, तो उसका आपको एक तरह से लोकेशन का पता होना चाहिए। तो ये देखेंगे कैसे, तो गूगल में अरे बेटा, आपके पास एटलस का बुक नहीं है क्या? है, बट सर उसमें देखना क्या है, ये देखना है जैसे कावेरी, कृष्णा और कावेरी रिवर का डेल्टा कहाँ बनता है, तो जहाँ पे वो रिवर अपने ओशन में मिलती है तो वही रीजन ऐसा है जहाँ पे ऑयल का प्रोडक्शन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। गोदावरी कहाँ पे जाके मिलती है, ओशन में, तो उस रीजन को देखना है। जो आपकी मंडवारी जो एक रिवर है, तो ये कहाँ मिलती है, तो इसको भी चेक करना है, ठीक है। नेचुरल गैस, देखो नेचुरल गैस एक तरह से ये या तो पेट्रोलियम के साथ निकल सकती है, या ये अलग से ओनली नेचुरल गैस के भी फील्ड हो सकते हैं। तो क्वेश्चन आए कि नेचुरल गैस इज फाउंड ओनली विथ पेट्रोलियम ऑयल रिफाइनरी फील्ड, तो आपको वहां पे क्या करना है, उस स्टेटमेंट को फॉल्स करना है, क्योंकि ये जो है एक तरह से अकेले भी निकल सकती है। ऑल्दो इट इज ऑब्टेन अलोंग विद द ऑयल फील्ड्स, बट एक्सक्लूसिव रिजर्व्स हैव बीन फाउंड एट त्रिपुरा, राजस्थान एंड ऑफशोर वेल्स इन गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। देखो ये कुछ रीजन है जहाँ पे आपके ऑयल के साथ साथ ये नेचुरल गैस भी निकाली जाती है। ओके, इसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी, देखो न्यूक्लियर एनर्जी जो है एक तरह से आप बोल सकते हो कि एनर्जी का सबसे मतलब सबसे ज्यादा अगर कोई सोर्स है जिससे सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है तो वो है न्यूक्लियर एनर्जी। लेकिन वो पेड़ एक दूसरे से अटैच होते हैं तो फिर वो क्रिएट करते हैं एनर्जी। हाँ, तो ये फ्यूजन और फिजन का एक प्रोसेस होता है। फ्यूजन का मतलब तो होता है कि चीजों को जोड़ना,
और फिजन का मतलब होता है चीज़ों को तोड़ना, मतलब उस एटम को तोड़ना, फिजन, और फ्यूजन मतलब एटम को जोड़ना। तो इस तरह से ये न्यूक्लियर एनर्जी काम करती है। इसमें कुछ रेडियो एक्टिव कुछ एलिमेंट्स होते हैं, उनका यूज़ किया जाता है, जैसे यूरेनियम, थोरियम, इनका यूज़ किया जाता है। लेकिन इस तरह की एनर्जी प्रोड्यूस करना महंगा पड़ता है, क्योंकि यूरेनियम और थोरियम बहुत ही रेयर मेटल्स हैं, रेयर आपके एलिमेंट्स हैं, जिनकी वजह से ये न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है इनमें एक तरह से फ्यूल का काम करता है। लेकिन फिर भी इतना सब होने के बाद में भी इंडिया में लगभग 11 के आसपास न्यूक्लियर पावर प्लांट है। अपने राजस्थान में भी कोटा में अपना एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, कलपक्कम जो तमिलनाडु में है, तारापुरा जो महाराष्ट्र में है, नरोरा जो कि यूपी में है। ये कुछ नाम है, ये सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा भी है, जैसे कर्नाटका में केगा है, आपके आंध्र प्रदेश में भी है 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसके अलावा आपका तमिलनाडु में 2 है। तो ये सारे क्या है आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इस तरह के ये कोटा, कलपक्कम, ये जगह के नाम, न्यूक्लियर प्लांट के वजह ना, प्लांट कोटा न्यूक्लियर नहीं, जगह के नाम है। तो जिस जगह पे वो बनाए जाते हैं ना, तो उसी जगह के नाम से उस न्यूक्लियर का प्लांट का नाम लगा दिया जाता है। जैसे कोटा अपना एक सिटी है, तो कोटा में न्यूक्लियर प्लांट है, तो उसको कोटा न्यूक्लियर प्लांट ही बोलते हैं। ओके। इसके अलावा देखो न्यूक्लियर प्लांट जो है, नए न्यूक्लियर प्लांट बनाए जा रहे हैं। इसमें नए न्यूक्लियर प्लांट बनाने की बात कर रहा है, लेकिन ये अभी बन चुके हैं, काम कर रहे हैं। जैसे श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है, केगा जो कर्नाटका में है, ये ऑलरेडी ऑपरेटेड है। लेकिन ये जो जैसे मैंने बताया कि एनसीईआरटी जो है बहुत पहले छप चुकी होती है, तो उसका डाटा जो है बार बार में उसी तरह से उसको कॉपी पेस्ट किया जाता है। तो इसलिए डेटा जो है इसमें थोड़ा पुराना है, तो तभी मैं बोल रहा हूँ आपको कि चेक कर लेना कौन सी जगह कौन से स्टेट में आती है। ओके। तो ये थोड़ा सा दे रखा है अपन को। हाँ। तो अब देखो ये जो था, ये आपके पास में एक तरह से लगभग जो अपने मिनरल्स हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं उसके बारे में पूरा ओवरव्यू मैंने आपको बता दिया। इसमें अब सिर्फ एक इसमें पॉइंट है, वो है मैप्स की एक्सरसाइज, जो अभी अपन करने वाले हैं। और इसके अलावा एक पॉइंट इसमें और है, वो है इनको कंजर्व करना। यस सर, कंजर्वेशन हाँ वही तो था। कंजर्वेशन इसको देख लो आप एक बार, 4.4 नंबर पॉइंट निकालो, 4.4 कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, और इसको रीड करेगी तनु। सर एक बात बताओ, एक्सक्यूज मी सर, उस दिन सर अंजलि का टर्न नहीं आया था सर, कल सबका टर्न आ गया, जैसे अंजलि को पढ़वा नहीं, अभी तो तुम नहीं पढ़ लेगी, तो पढ़ ले बेटा। ओके, फिर अंजनी रीड करेगी इसको। Conservation of minerals. Minerals are non-renewable. We have to use the mineral resources in such a way that sizable amount is left for future generations. Developed countries consume a disproportionate amount of minerals resources when their population is only 16% of the world's population. Way to conserve minerals resources used so far are recycling. Recycling. It means using discarded materials once again. May metals like iron, gold, copper, and aluminum become reusable through recycling. Avoid wastage. Minerals can be conserved by using efficient methods of extraction and processing, and by avoiding wastage. Saving can be done at consumption level also. Substitutes. In recent years, biodegradable plastics and other substitutes have been used as conserved mineral resources. They need to be encouraged. ओके देखो, कंजर्वेशन में सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इनका सबसे ज़्यादा यूज़ कौन करता है। सबसे ज़्यादा यूज़ करता है डेवलप्ड कंट्रीज, क्योंकि उनके पास पैसा है। देखो मिनरल जो है एक तरह से हर चीज़ का पैसा लगता है। माइन करोगे तो पैसा लगेगा, उससे कोई नई चीज़ बनाओगे तो पैसा लगेगा। तो उसको यूज़ कौन कर पाएगा? जिसके पास पैसा होगा। जो उसका पे करेगा वही उस चीज़ को यूज़ कर पाएगा। जैसे कार बनानी है, कार बन गई तो कार कौन खरीदेगा? कार वही खरीदेगा जिसके पास पैसा होगा। तो डेवलप्ड जो कंट्रीज होती है, डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज का सिर्फ इतना सा मतलब होता है, डेवलप्ड कंट्रीज में जो लोग रहते हैं उनके पास पैसा अच्छा खासा होता है, और जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके पास, सभी के पास पैसा नहीं होता है, कुछ लोगों के पास पैसा होता है। ठीक है, इतना सा फर्क है। तो डेवलप्ड कंट्रीज क्या है कि पूरे वर्ल्ड में जिनकी पॉपुलेशन, जो इनके जो लोग हैं उनकी पॉपुलेशन ओनली 16% है, लेकिन ये पूरे वर्ल्ड का मैक्सिमम जो रिसोर्सेज है ये खुद ही उसको यूज कर लेते हैं। क्यों? पैसा है इसलिए। कहीं से, जैसे अफ्रीका मैंने बताया था, अफ्रीका में मिनरल्स खूब है, लेकिन मिनरल्स से चीजें बनाने की उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, पैसा नहीं है। इसलिए जो बाहर देश के जो लोग हैं, जैसे यूएसए, ब्रिटेन, ये जो है चाइना, वो क्या करते हैं, वहां पे जाके मिनरल को निकालते हैं, अपने देश में जाके उससे अच्छी चीज बनाते हैं और फिर उसको बेचते हैं। तो इससे क्या है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके लोग जो है इसका ज्यादा यूज करते हैं। ओके, फिर उनके पास गोल्ड और डायमंड है, फिर भी वो कुछ नहीं कर सकते, भी अपने पास होता तो अपन कहाँ से कहाँ पहुंच जाते। नहीं, ऐसी बात नहीं है। गोल्ड और डायमंड सबके पास है, इंडिया के पास में भी अच्छा खासा गोल्ड है। देखो कहाँ है? इसमें यहाँ पे 3 मेथड्स है, जैसे कि रिसाइकलिंग, आप चीज़ों को बार बार में यूज़ करो। अगर कोई ख़राब हो गई आप उसको कबाड़ी को दे दो, वो फिर कहीं से रिसाइकिल होकर वापस से आपके पास कोई प्रोडक्ट बन के आएगा। तो रिसाइकलिंग एक मेथड हो सकता है। रीयूज़, चीज़ों को बार बार में यूज़ करना, वो एक मेथड हो सकता है। अवॉइड वेस्टेज,
आप कंज्यूम ही इतना करो कि जितना आपको जरूरत हो, और उसका वेस्टेज वहां से नहीं होगा। दूसरी चीज, जब चीजें खराब हो गई तो उसको ऐसे नहीं कि फेंक दिया, उसको किसी भी ऐसे, अगर वो रीयूज होने लायक चीज है तो उसको रीयूज करने के लिए प्रॉपर डिस्पोजल मैकेनिज्म में उसको डालना चाहिए, फिर वहां से वो चीज नई बन के आ जाती है। इसके अलावा सब्स्टिट्यूट्स, जैसे आपने देखा होगा कि प्लास्टिक का बहुत यूज हो रहा है। जहाँ पे पहले बाल्टियां होती थी एल्यूमिनियम की, अब आप देखोगे घर घर में प्लास्टिक की बाल्टियां यूज की जाती है। तो वो क्या होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है कि एक चीज से दूसरी चीज में शिफ्ट करना, लेकिन कई बार क्या होता है, ये थोड़ा सा एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल भी हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि पहले कपड़े के थैले यूज करते थे, लेकिन अभी क्या है, प्लास्टिक की पॉलीथीन यूज की जाती है। तो पॉलीथीन क्या करती है, ये भी एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाती है, इसीलिए तो अभी इनको बैन करने की बात चल रही है। और यस, ऑफिशियली, प्लास्टिक मिलियंस ऑफ ईयर्स ले लेते हैं सर हाँ, बायोडिग्रेड होने के लिए, डिकम्पोज होने और इसीलिए ऑफिशियली इंडिया जो है 1 जुलाई 2022 से इंडिया एक तरह से प्लास्टिक फ्री कंट्री घोषित कर दिया गया है, अनाउंस कर दिया गया है। ओके, तो अभी जो है ना प्लास्टिक का यूज करना थोड़ा सा टेक्निकली मतलब ये थोड़ा रॉन्ग है, आपको इनका यूज नहीं करना चाहिए घर। देखो इसके अलावा थोड़ा कंजर्वेशन का एक पॉइंट और है, आप उसको भी देख लो, उसके बाद मैं आपको कुछ चीजें और बताऊंगा। देखो, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, कौन रीड करेगा इसको? अंजलि आपने रीड कर लिया, बैठे हो आप। अच्छा, इसलिए कर दी थी। नहीं अंजलि से चलो आज सर बोलूं? आज सारा अंजनी रीड करेगी। सर अरे अंजनी की आवाज नहीं आती। अरे सुनो, अंजनी की आवाज नहीं आती ना, इस वजह से बोलना सीखने दो। Conservation of energy sources is possible by making use of renewable sources of energy. To prevent firewood scarcity, remedy lies in planting trees in uncultivated lands so that a regular supply of firewood is available. Use of more efficient chullas or stoves would also reduce consumption of firewood. Firewood. Throughout the world, companies and governments are involved in research for alternative energy sources. The methods include first, increase in power station efficiency. Second, use of waste heat from industries, incinerators and power stations, indirect heating. Third, burning of waste to generate power. Fourth, general increase in power efficiency of machinery and appliances. Fifth, building insulation. Sixth, better initial design of buildings. Seven, establishing thermal power plants near the coal mines. It could save the coal that would be used by steam engines in transportation. 8, the engines of vehicles must be kept in good condition so as to save fuel. 9, it is better to walk short distance, use a carpool if 3 or 4 persons going to the same place every day. 10, use unnat chulla in villages as it saves fuel and is also smokeless. 11, switch off fans and lights when not in use. 12, do not use photocopy machines unnecessarily. And 13, use power saving tube lights and bulbs, electric chokes, etc. And 14, increase the power efficiency of machinery. Was the same here. 15, use the stairs instead of lift. Switch on the air conditioner when you enter the room and switch it off before you leave. Use one conventional sources of energy such as biogas, solar energy, and wind energy, etc. These are free, non-polluting, easily replenishable, and are available in abundant supply. ओके, देखो इसमें कुछ ऐसे समझाने वाली बात नहीं है, आपको सभी चीजें समझ में आ गई होगी। आप इसमें ये देख लो, अगर कोई वर्ड का मीनिंग आपको समझ में नहीं आ रहा तो पूछ सकते हो आप। सर ये एक सेकंड, ये सर एविडेंट का मतलब क्या होता है? उतनी कम मात्रा में एवरेज कहाँ पे है? अबंडेंट सप्लाई। हाँ देखो, इसका मतलब होता है, हाँ नहीं पर्याप्त नहीं। अबंडेंट का मतलब होता है एक तरह से छोड़ दिया गया, मतलब अभी वो यूज में नहीं है, यूजलेस आप बोल सकते हो उसको। और ये एक सेकंड क्या कर रही है? ये उन्नत चूल्हा क्या होता है? ऐसे चूल्हा तो जानती हूँ, उन्नत चूल्हा क्या होता है? उन्नत चूल्हा जैसे आपने स्टोव देखा होगा, गैस स्टोव, वो। हाँ सर, ये जो डू नॉट यूज फोटोकॉपी मशीन अननेसेसरी, तो सर इससे इलेक्ट्रिसिटी सेव होगा ना, तो और कुछ थोड़ी ना जो ये फोटोकॉपी मशीन से हार्म करता है। फोटोकॉपी मशीन, इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ बेटा फोटोकॉपी मशीन में जो रॉ मटेरियल वो क्या है? पेपर। हाँ, पेपर। तो जितना ज्यादा यूज करोगे उतना ज्यादा पेपर लगेगा। ओके, पेपर वेस्ट। यस सर।
चलो, और किसी को कुछ पूछना है? आगे बताऊं? Yes, सर sir. रुको मैं देख रही हूँ। अब देख लो, कुछ यहाँ पे कुछ चीजें आई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऑफशोर पेट्रोल मतलब ड्रिलिंग कैसे होती है, मतलब कि समुद्र में ऑयल की कैसे निकाला जाता है। तो फिर देखो बेटा, ऐसे ऑयल, ऐसे एक समुद्र है और समुद्र में ऐसे ड्रिल की जाती है बड़ा सा पाइप, और यहाँ पे जो लोग हैं ये समुद्र के अंदर हैं, एक छोटा सा स्टैंड बनाया जाता है, और इसी पे देखो ये आपने ये दिख रहा होगा आपको, इसमें शाफ्ट है, ये शाफ्ट जो है जमीन के अंदर डाली जाती है समुद्र के अंदर से। तो इससे जो है तेल निकाला जाता है ऊपर, ये यहाँ से होता हुए ऊपर पाइप से होते हुए शिप में जाता है, शिप के थ्रू ये जो ऑयल है ये मेनलैंड में पहुंचा दिया जाता है। ओके, इसके अलावा कुछ और चीजें देख लो, देखो एक एक करके पढ़ते हैं, चीजें अच्छे से समझ में आएगी। सर हमारे पास नहीं है पिक्चर। हाँ, आपके पास यस नहीं है सर, इसीलिए, अरे इसीलिए तो मैं समझा रहा हूँ ना, आपके पास में नहीं है इसलिए तो मैं समझा रहा हूँ। चलो देखो इधर, देखो हाइडल पावर क्या होती है। हाइडल पावर मतलब कि पानी से बिजली कैसे बनाई जाती है, पानी से बिजली कैसे बनाते हैं। तो देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, ये आपको दिख रहा होगा इस साइड में, ये जो है ये है वाटर रिजर्वर, मतलब यहाँ पे वाटर स्टोर है। ओके, ये क्या है, वाटर स्टोर है, और ये इन्होंने डैम बना रखा है, ये जो है ये डैम बना हुआ है। ओके, ये डैम है। इसके बाद में क्या होता है, इस डैम के नीचे से देखो, इस साइड से देखो, पानी जो है अंदर से ऐसे आता है, और ये बड़े बड़े पंखों के मशीनें लगी होती है, जब इसके थ्रू से ये पानी जो है ना इधर से ऐसे इधर आता है ना, तो ये क्या होता है, ये मशीनें ऐसे घूमती हैं। जब ये पंखे से ऐसे घूमते हैं ना, तो इससे क्या होता है कि यहाँ पे कुछ टरबाइन लगी होती है, और वो जो है वो घूमती है, और उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बनता है। जब कोई चीज मैग्नेट के अंदर अंदर घूमती है तो उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बनता है, और उसकी वजह से क्या होता है, पावर जनरेट होता है। देखो ये यहाँ पे इस साइड में देखो, यहाँ पे पावर जनरेट हो रहा है, और ये वायर के थ्रू देखो ये यहाँ पे ट्रांसमिशन हो रहा है, यहाँ से जहाँ पे जरूरत है इलेक्ट्रिसिटी डिस्कॉम में वहां पे भेज दिया जाता है। तो समझ में आया, जो डैम बना होता है ना उसके अंदर की साइड में होते हैं सारे प्रोसेस, दिखते नहीं है, बाहर कोई चीजें नहीं दिखेगी आपको, ये सब चीजें अंदर ही अंदर चलती रहती है। वो जो डैम होता है ना कंक्रीट का बनाते हैं, उसी के अंदर ये सारी चीजें इक्विपमेंट लगाए जाते हैं। इस तरह से हाइडल पावर बनाई जाती है। मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि टाइडल एनर्जी, टाइड से भी आप एक तरह से बना सकते हो बिजली। कैसे, देखो टाइड आती है ना, तो इसका मतलब क्या होता है, पानी थोड़ा ऊपर उठ जाता है। तो क्या होता है कि जब दो तरह से, ये देखो इसको अलग अलग तरह से देखना, ये एक ही फिगर है लेकिन इसको अलग अलग तरह से देखना। पहले इस फर्स्ट नंबर वाले फिगर को देखो, इसमें क्या हो रहा है कि जब हाई टाइड आ रही है ना, तो पानी क्या हो गया, ये यहाँ पे जमा हो गया पानी, इधर से पानी आया हाई टाइड में, और इधर इसमें देखो ये पाइप जो छेद हैं बड़े बड़े, तो इसमें वॉल लगे होते हैं, तो इसके थ्रू ये पानी इस तरफ इकट्ठा हो गया, एक बार तो इकट्ठा हो गया। अब क्या होगा, जब लो टाइड आएगी तो ये पानी वापस से इस पाइप से वापस जाना चाहेगा, जिन पाइप से ये आया था, लेकिन क्या कर देते हैं, इन पाइप को बंद कर देते हैं। जब लो टाइड आती है तो इन पाइप को बंद कर देते हैं, जब पानी भर जाता है। उसके बाद सेकंड नंबर, इसको देखो, सेकंड नंबर इस यहाँ पे डायग्राम को देखो, इसमें क्या हो रहा है, जब लो टाइड हो रहा है ना, तो ये जो पानी जो है ना, इस पानी को इन पाइप्स के थ्रू ना गुजार के ऐसा एक टरबाइन वाला एक पाइप होता है उसमें से गुजारा जाता है। तो जैसे वो इसमें से गुजरता है तो टरबाइन को घुमाता है वो पानी। ओके, तो जैसे वो टरबाइन को घुमाएगा तो वही सेम प्रोसेस जो मैंने अभी हाइडल पावर में बताया, उस तरह से इसमें क्या किसने बोला सर सेकंड नंबर वाली फिगर समझ में नहीं आई। हाँ चलो बताओ, इसमें क्या डाउट है तनु? सर इसमें ऐसे था ना कि क्या नाम, पहले लो मतलब हाई टाइड से पानी जाएगा, तो लो टाइड से फिर ये पानी जाएगा कैसे, जब जब ये होल इनको बंद कर देंगे तब रुका रहेगा नहीं। अरे तो बेटा जब पानी इधर भर गया, इस तरह पानी भरा हुआ है, अब ग्रेविटेशनल पुल भी तो होता है ना, जी फोर्स। आप टंकी को चाहे कितना ही भर दो, लेकिन अगर टंकी के बीच में अगर कहीं पे छेद है तो पानी तो उस छेद से ही निकलेगा ना, जब तक छेद नहीं है। तो ये जो है टरबाइन में वो टरबाइन वाला गेट खोलते हैं और टरबाइन से निकलता है पानी वापस से, तो टरबाइन के अंदर से गुजरता है, तो ये टरबाइन को घुमाता है, घुमाते हुए निकल जाता है। जाते टाइम तो आना ये लोग इस होल में से आ जाते हैं, और फिर जब लो टाइड आती है सब सारे ये टरबाइन गेट खोल देते हैं और होल्स का बंद कर देते हैं, और फिर उसमें से निकल जाते हैं। हाँ पानी, लोग नहीं बेटा, पानी। हाँ वही पानी। ओके चलो, दो चीजें समझ में आई, एक हाइडल पावर और एक टाइडल एनर्जी। अब तीसरा देखते हैं, ऐसा ही एक आपका जम्मू कश्मीर में एक हाइडल पावर प्रोजेक्ट है, तो उसका पिक्चर देख लो। इस तरह से ये क्या होता है, हाइडल पावर प्रोजेक्ट होता है। देखो कितना आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये जो है ये यहाँ पे डैम बनाया हुआ है, और ये चारों तरफ से पैक है, और पानी कितना ऊपर तक भरा हुआ है, लेकिन देखो इसकी जमीन के नीचे से ऊंचाई देखो कितनी ज्यादा है।
तो इसलिए क्या होता है, जी फोर्स की वजह से ये पानी जो है ना अपने आप अपने नीचे से धक्का मारता है, और ये धक्का मारता है तो जब इनमें से कोई भी एक अंदर टरबाइन के अंदर से जब इसको गुजारते हैं तो वो टरबाइन को बहुत तेज घुमाता है, और जितना तेज घुमाएगा उतनी ही ज्यादा वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। ओके, यस सर, समझ तो में आ इस गया। तरह से ये आगे एक बढ़- एग्जाम्पल है। आप देखो, एक चीज मैंने आपको बताई थी, जियोथर्मल एनर्जी, ये सबसे, यस हाँ, सर। जो गीजर और हॉट स्प्रिंग, हीट होती है उसको अंदर से। हाँ, देखो, हॉट स्प्रिंग। जो गीजर और हॉट स्प्रिंग के बारे में मैंने आपको बताया था वही चीज यहाँ पे। चलो देखो, जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है। जियोथर्मल एनर्जी जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, अलग अलग लेयर हैं, अलग अलग अर्थ में अलग अलग लेयर हैं। तो इन अलग अलग लेयर में क्या होता है कि अलग अलग तरह के आपके क्या बोलते हैं इनको, अलग अलग तरह के इसमें रॉक्स होते हैं। होती है। और रॉक्स में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे ये अंदर से जो नीचे से जो है ना लावा आता है, तो ये देखो इस तरह से ये लावा जो है ये बाहर निकल रहा है, और आप यहाँ पे देख रहे हो ये जो लावा जहां से ये बाहर निकल रहा है तो एक तरह से स्टीम के रूप में, गर्म भाप के रूप में बाहर निकल रहा है। तो इसी तरह से अभी पता लग गया कि जैसे जहां से ये गर्म स्टीम निकल रही है, इसका मतलब यहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी का पोटेंशियल है। तो होगा क्या कि यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ड्रिल करेंगे, और ऐसे अपन ने यहाँ पे क्या किया, एक मतलब ड्रिल करके एक पाइप डाल दिया अंदर। दो तरह के पाइप डालें, तो उसमें क्या करेंगे, एक पाइप से अपन वाटर को अंदर डालेंगे, एक तरफ एक पाइप को अंदर से एक पाइप के अंदर से अपन वाटर को अंदर डालेंगे, वाटर अंदर जाएगा और अंदर वो गर्म होगा, गर्म होके वाष्प बनाएगा, वाटर वेपर बनाएगा, और फिर ये दूसरा जो पाइप है ना उसके थ्रू ये जो वाटर वेपर है ये बाहर आएगा। और वाटर वेपर से क्या होता है, वाटर वेपर से टरबाइन घूमती है, और टरबाइन घूमने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। जो जनरेटर है ये इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। वाटर वाला क्या काम करता है सर? ये वाटर वाला पाइप किस चीज का है? बेटा वाटर अंदर डालोगे तभी तो वाटर वेपर बनेगा अंदर जाके, अंदर इतना वाटर नहीं है ना। तो ये क्या है, अपन इसको आर्टिफिशियली वाटर को कई बार अंदर डालना पड़ता है, कई बार अंदर ही इक्वोफायर में से वाटर जो है वो ऑटोमेटिकली वाष्प बन के आता है। तो दोनों तरह के यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें होता क्या है, अंदर की जो रॉक्स है ना इनकी हीट का यूज किया जाता है वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट करने में। ओके, तो इस तरह से इसको बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल मतलब कि जमीन की गर्मी, उससे एनर्जी बनाना। ओके, यस सर। सर ये जो जनरेटर होता है सर, इसके अंदर से पानी, ये जो भाप, ये जो कुछ भाप। भी सर इनके अंदर से निकालते हैं ना? भाप निकालते, भाप। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी कैसे बनती है। देखो, न्यूक्लियर एनर्जी भी एक तरह से उसी तरह से काम करती है जैसे कि मैंने भी बताया कि वाटर का यूज हमेशा लगभग हर प्रोसेस में होता है। क्या होता है कि एक चैम्बर है, और उस चैम्बर में क्या करते हैं, या तो फ्यूजन या फिर फिजन, इस तरह से दो तरह से, या तो फ्यूजन या फिर फिजन, दोनों ही अलग अलग मेथड है। या तो दो एटम को जोड़ेंगे तो भी एनर्जी रिलीज होती है, या दो एटम को, एक एटम का दो टुकड़े करेंगे तो भी एनर्जी रिलीज होगी। तो जैसे यूरेनियम और थोरियम जो है उनका यूज करके यहाँ पे इस तरह की रिएक्शन करवाई जाती है। उस रिएक्शन से क्या होता है, हीट जनरेट होती है, और उस हीट का यूज क्या करते हैं, जैसे यहाँ से एक तरफ से इसमें पानी डाला जाता है, और ये पानी इस हीट के आसपास में जाएगा तो गर्म हो जाएगा पानी, और जब ये गर्म हो जाएगा तो ये देखो इस साइड से ये हॉट वाटर जो है इस तरफ वापस आएगा, और जैसे ये हॉट वाटर इधर आएगा वैसे ही क्या होगा, इस चैम्बर में दूसरे नंबर के चैम्बर में आ रहा है, और दूसरे नंबर के चैम्बर में आके ये क्या करेगा, इस पानी को भी गर्म कर देगा, यहाँ वाले पानी को भी गर्म कर देगा। अब क्या है, ये दूसरा पाइप जो एक पाइप ये जो है ना, इधर से देखो यहाँ पे, इधर से एक पाइप पानी डाला जाएगा पाइप में, और वो पाइप में से जो पानी जो है गर्म पानी वाले उस टैंक में से गुजरेगा, तो वो इस पाइप के अंदर जो पानी है वो बन जाएगा एक तरह से वाटर वेपर, और ये वाटर वेपर बन के इस तरह से आता हुआ यहाँ पे आएगा वापस से। तो इस तरह से ये जब इधर आ गया, और ये देखो टरबाइन लगे हुए हैं, ये गर्म जो हीट एक तरह से स्टीम है, वो स्टीम क्या करेगी, इस टरबाइन को घुमाएगी, और जब ये टरबाइन घूमेगा तो इसके साथ साथ ये जनरेटर में यहाँ पे मोटर घूमेगी, और वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। आया समझ में। अल्टीमेटली Yes, sir. पानी को गर्म करने के लिए यहाँ पे ये न्यूक्लियर एनर्जी का यूज किया जा रहा है। तो समझ में आ गया न्यूक्लियर एनर्जी कैसे बनती है। यस यस। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसमें बायोगैस। बायोगैस आपने घर पे भी ट्राई कर सकते हो अगर आपके घर पे खेत है तो। ठीक है, कैसे, आपको एक टैंक बनाना है, एक बड़ा सा गड्ढा खोदना है, और उस पर ईंटें लगा के एक टैंक बना लेना है, और उस टैंक में आपको क्या करना है कि इस सॉरी इस तरह से आप पाइप डालोगे, तो ये जो पाइप लगे हुए हैं ना, ये पाइप एक तरह से इसमें ये जो आपका बायो वेस्ट है जो कि किचन से निकलता है, या फिर आपके आसपास में जैसे जो भी खाने की पीने की जो चीज़ें हैं तो वो वेस्ट हो जाती है, तो उसको आप इसमें वेस्टेज जो है उसको इसमें से डालोगे, तो ये इसमें इस तरह से आएगा, यहाँ पे आके इकट्ठा होगा। यहाँ पे आके जब इकट्ठा हो गया, और ये जो है एक तरह से यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, अब इकट्ठा होगा तो अंदर ही अंदर क्या होगा, ये सड़ना स्टार्ट हो जाएगा।
गलना स्टार्ट हो जाएगा, डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, गैसेज बनेगी, कुछ गैसेज बनेगी। तो इस पाइप आपको, इसको टैंक को ऊपर से बंद कर देना है, ऊपर से एक पाइप लगाना है, और उस पाइप से जो गैस बाहर निकलेगी ना, वो होगी बायोगैस। ओके, बदबू वाली गैस होगी। इधर मैन्योर करिए। सुनो पहले मेरी बात सुनो, बायो, हाँ हाँ बिल्कुल, वो मैं समझा रहा हूँ। तो ये जो है एक तरह से ये जो गैस होगी ये बायोगैस होगी, इसमें बहुत बुरी बदबू आएगी, सड़े हुए अंडे की जैसे बदबू आती है, क्योंकि इसमें मीथेन होती है। ओके, तो इस वजह से इस गैस का यूज इतना नहीं होता, लेकिन इसका यूज कर सकते हैं आप। जब इसमें, जब यहाँ पे जब माचिस जलाओगे तो ये जलेगी ये गैस। ओके, तो थोड़ा सा सावधानी से करना। अब देखो इधर ये क्या है, ये है कि इसमें अलग से एक पाइप लगाना है, ये देखो अंदर से। और इसमें क्या है कि आप इस तरफ से एक तरह से इसमें कुछ ऐसे मैकेनिज्म होता है, तो इसमें से आप जो है जो यहाँ पे एक तरह से जो मैन्योर है जो पूरी तरह से सड़ चुका है, वो क्या बन जाएगा, खाद बन जाएगा। तो इस पाइप के थ्रू आप उसको बाहर निकाल सकते हो। तो ये मैन्योर को बाहर निकालने का आउटलेट है, जिससे आपको इसका ढक्कन ना खोलना पड़े और इस साइड से आप इसको निकाल सको। सर और फिर मैन्योर कैसे निकालेंगे, अपना आप ही कैसे आएंगे सर वो? अपने आप नहीं आएगा, उसमें ऐसा मैकेनिज्म लगा होता है कि जिससे कि उस मैन्योर को बाहर निकाला जाता है। ठीक है, या तो ऐसा कोई हत्ता होगा, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा मैकेनिज्म होगा जिसके थ्रू यहाँ पे इस मैन्योर को बाहर निकालेंगे, और ये जो मैन्योर होगा इसको आप एज ए फर्टिलाइजर यूज कर सकते हो। ओके, तो ये था बायोगैस का टैंक। छोटी सी जगह में करोगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि बायोगैस बनी है कि नहीं बनी, ये थोड़ा सा बड़ा रीजन होता है ना, तो उसमें अच्छे से पता लगता है। ओके, तो ये कुछ मेथड थे एनर्जी को प्रोड्यूस करने के। मुझे लगता है कि मैंने अच्छे से समझाया, फिर भी अगर किसी को डाउट है तो अभी पूछ सकते हो। नो सर। तो चलो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तो तब तक के लिए बाय, और तैयार होके आना टेस्ट के लिए, पहले बोल रहा हूँ। HP फोटोग्राफी